नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि जिसका नाम है मैटर। हम देखने वाले हैं मैटर यानी द्रव्य की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्जामिनेशन में आपको ये एक ऐसा टॉपिक है जो निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है, यानी इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री में साइंस का ये पहला या दूसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग आज मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मैटर जो है ये बेसिकली आपको 3 अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं इसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि तरल, गैस को आप गैस के फॉर्म में जानते ही हैं। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें, 2 और अवस्थाएं होती हैं जो कि बाद में डिस्कवर की गई थी, जिसका नाम है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, यानी कि हम लोग 2 और अवस्थाओं के बारे में आज देखने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थियरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई हैं, यानी जो भी पदार्थ हैं उन कुछ कणों से या कुछ परमाणुओं से मिल करके बने हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट, सब चीज़ों में आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्या है? वो मैटर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑल द थिंग मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अभी के अभी कॉपी में लिखिए। ये लिखिएगा कि हमारे आसपास चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस यानी कि जगह और मास यानी कि द्रव्यमान जरूर कवर करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे टर्म में आपको ये भी याद रखना है, आप यहाँ पर दूसरा एक और पॉइंट बुलेट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हमारे आसपास हैं सबका कुछ न कुछ मास यानी कि द्रव्यमान और वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। आयतन होने का मतलब दोस्तों, कोई भी वस्तु कितनी दूर तक जगह घेरती है उसको हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं यानी कि आयतन बोलते हैं। मास यानी कि हम द्रव्यमान या भार की बात कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको हर चीज़ में यानी कि जितने भी पदार्थ आपके आसपास है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले मैटर का फिजिकल नेचर देखेंगे, यानी पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। यहाँ पे ये लिखा है कि आप जैसे ही पानी में नमक मिलाते हैं तो जो नमक के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अगर किसी भी तरीके का स्पेस है वहाँ पे जाके वो फिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम नमक और पानी को घोलते हैं तो नमक के कण पानी के कणों के बीच में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, एनसीईआरटी में ये इमेज दे रखी है कि किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं पानी के साथ। तो क्योंकि वो छोटे छोटे पदार्थों से मिल करके बने हैं, दोनों आपस में ईजिली घुल जा रहे हैं, दोनों आपस में सॉल्युबल हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्या कैरेक्टर होता है पार्टिकल्स का। दूसरा पार्टिकल्स का ये कैरेक्टर होता है दोस्तों कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। आप किसी भी पदार्थ में जो भी कण है अगर आप उसको ध्यान से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें पाए जाने वाले सारे कण लगातार मूव कर रहे हैं यानी कि गति कर रहे हैं। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग दैट दे पॉजेस सम व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है दोस्तों? हर जो भी पदार्थ है, पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो सभी कणों के पास कुछ न कुछ एनर्जी होता है जिस वजह से वो मूव कर पाते हैं या जिस वजह से वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उनके गति की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि पदार्थ में जो भी कण पाए जाते हैं दोस्तों, अगर वो लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से यानी कि गतिज ऊर्जा की वजह से। हर पदार्थ के कण में उसकी अपनी एक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपने किसी भी पदार्थ को गर्म किया तो उनके पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, उनके कणों के साथ क्या होगा, या उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि उनके कणों के बीच में पाए जाने वाले गतिज ऊर्जा के साथ क्या होगा।
वो चीज़ आपको यहाँ पे सेकेंड लाइन में दोस्तों लिखी हुई है, इसीलिए बहुत ध्यान से कहा जाता है कि जब भी पढ़िए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िए, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे है एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। आप जैसे ही किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे, किसी वस्तु को आप तापमान देंगे, तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of particle also increases। तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, एक और बुलेट पॉइंट बनाइए और वहाँ पे ये लिखिए कि यदि किसी पदार्थ का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपने तापमान बढ़ाया है तो उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। पार्टिकल मूव कर रहे हैं कैसे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तभी, क्योंकि उनके पार्टिकल का मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा पे ही निर्भर करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे दिया गया है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये हम लोग कर चुके हैं। इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरीके का पार्टिकल्स का आपस में मूव करना या दो अलग अलग पदार्थों के पार्टिकल्स का आपस में मूव करना, वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आपने इसके एग्जाम्पल के तौर पे गैसेस को पढ़ा होगा, गैस बहुत ईजिली डिफ्यूज कर जाते हैं, उनके पार्टिकल्स आपस में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। ये लाइन भी आप बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब भी आप किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे या किसी दो अलग अलग पदार्थ को गर्म कर रहे हैं या एक सिंगल पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, तो उनके विसरण करने की जो क्षमता होती है या वो जिस रेट से डिफ्यूज़न कर रहे हैं या उनके पार्टिकल्स जिस रेट से विसरण कर रहे हैं वो रेट बढ़ जाएगी, यानी कि वो फास्ट हो जाती है। ये बात अपने दिमाग में आप रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक और यहाँ पर पॉइंट आपको देखने को मिला है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अगर कोई पदार्थ है तो उसमें पाए जाने वाले सभी पार्टिकल्स आपस में एक अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। हम सभी ऐसे ही आप समझ लीजिए, हम इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे हम लोग हैं, हम सभी आपस में मिलजुल के रह पा रहे हैं, कभी कभी नहीं भी रह पाते हैं। तो क्यों है ऐसा, क्योंकि सबके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। वैसे ही पदार्थ के बीच में यानी पदार्थ में पाए जाने वाले कणों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। ये फोर्स उनको सारे पार्टिकल्स को अपने साथ बांधे हुए रखता है। दोस्तों अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या किस टाइप का फोर्स, तो आप इसको सिंपल एक नाम दे सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल। अब उस आकर्षण बल में बहुत सारे टाइप आते हैं, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल को आपको ये समझना है कि कोई भी पदार्थ अगर है तो उसके पार्टिकल्स आपस में अगर बाइंड हो पा रहे हैं तो कोई ना कोई आकर्षण बल उनके बीच जरूर लग रहा है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड मैटर टू अनदर। जितने रंग का आप पदार्थ लेके आएंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही परिवर्तित रहता है। ये भी बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों हमारे सबसे बेसिक बात में। क्या है वो बात जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द्रव की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। आप देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ है वो 3 अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब दोस्तों यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट से। आपको सॉलिड स्टेट के बारे में क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। आप किसी चीज़ को ठोस कब कह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी को उठा के मारिए और चोट लग जाए तो आप कहेंगे ठोस है, नहीं, ये तो आपका एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। बट दोस्तों यहाँ पर इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं वो हम देख सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, हमेशा ठोस का एक निश्चित आकार होता है, एक डेफिनिट शेप होता है, यानी कि उसमें आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप कोई कंडीशन देते हैं यानी कि आप गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तभी हो सकता है कि वो चेंज हो, वरना नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका एक खास डेफिनिट शेप रहेगा। दूसरा है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। उनकी बाउंड्रीज बंधी होती हैं, यानी कि उतने ही दूर में उतना ही वॉल्यूम वो रखेंगे, उतनी ही जगह वो घेरेंगे, उससे ज़्यादा जगह वो नहीं घेरेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसमें टेम्परेचर दे दीजिए या कुछ कर दीजिए तो वो नहीं, बिल्कुल उसके बाद उसका फॉर्मेट या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, पर नॉर्मल टेम्परेचर पे वो आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के साथ दिखेगा। ठीक, फिक्स वॉल्यूम फिक्स होता है, आयतन उसको कितना घेरना है ये सॉलिड का फिक्स होता है। हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, नगण्य मतलब आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, उसमें आपको संपीड़न यानी कि आप
किसी तरीके का दबाव दे करके उसको छोटा कर दीजिए। ऐसा कैपेबिलिटी नहीं होता है कि अगर कोई सॉलिड इतना बड़ा है तो आप उसको ऐसे दबा दीजिए दब जाएगा फिर कहीं फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स। बोला गया है कि अगर किसी भी प्रकार का आप बाहरी बल लगाते हैं तो जितने भी ठोस होते हैं, जितना भी सॉलिड होता है, वो उसके बावजूद भी अपना जो एक शेप है वो बनाए रखता है। ठीक है, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। बोला गया आप बहुत ज़्यादा दम लगा देंगे तो हो सकता है कि आप उसका स्ट्रक्चर तोड़ दें, खराब कर दें, लेकिन आप उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, पूरा परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ठोस है और ठोस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कितनी मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड में मुझे आपको कुछ बताना नहीं है, आप जानते हैं पानी कहीं पे भी फैल जाता है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, आप सॉलिड की बात करिए, आप लिक्विड की बात करिए, चाहे आप गैस की बात करिए, तीनों चीज़ें लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकती हैं, यानी विसरित हो सकती हैं। विसरण का मतलब मैंने आपको बताया था कि सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये तीनों फेजेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में ईजिली मिला सकते हैं। कहने का मतलब ये है आपसे कि लिक्विड के साथ भी जो है ना गैस को मिक्स किया जा सकता है। लिक्विड और गैस ये दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो लिक्विड आपको वेपर के फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे कि आप बादल का एग्जांपल ले लीजिए। बादल में क्या है, लिक्विड है और गैसेस हैं, दोनों आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, ये लिक्विड किस फॉर्म में है, छोटे छोटे वेपर के फॉर्म में है, जो हमें बारिश होती है उससे तो हमें बूंद के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों लिक्विड और लिक्विड दुनिया का सबसे फेमस एग्जाम्पल है, दूध पानी मिला दीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो मिक्स हो सके, लिक्विड लिक्विड। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड ये भी आपस में मिक्स हो जाता है। लिक्विड को आप सॉलिड में भी मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड का कोई पार्ट है उसमें आप पानी ऐड करिए, कुछ ऐड करिए, वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया, मिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, द्रव का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण का जो एक रेट होता है, दर होता है, वो क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है दोस्तों कि मैंने अभी आपको पीछे वाले डायग्राम में ये दिखाया, आप देख पा रहे हैं इनके पार्टिकल्स आपस में एकदम पास पास सटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो उनके पार्टिकल्स आपस में बहुत पास पास सटे हुए नहीं रहते हैं, वो आराम से दूर दूर मूव करते रहते हैं, दूर दूर होकर घूमते रहते हैं, इसलिए पानी फैला रहता है कहीं पे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये आपस में सटे हुए नहीं होते, इसलिए पानी फैल जाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। आपको पानी 3 स्टेट में देखने को मिलेगा, जो कि सॉलिड के फॉर्म में अगर आपको ये देखने को मिलेगा तो क्या हो गया, पानी आपको बर्फ के फॉर्म में मिला। लिक्विड आप जानते हैं, लिक्विड मतलब कोई भी वाटरी चीज़, पानी जैसी चीज़ को आप लिक्विड का नाम दे ही रहे हैं। गैस यानी कि आप गैस के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ को आप गलाइए पानी बनेगा, पानी को छोड़ दीजिए सूर्य की ऊर्जा से वो गायब हो जाएगा, वेपर बन के सूख जाता है, वाष्प बन के सूख जाता है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के परिवर्तन पर प्रभाव। तापमान अगर आप दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर दोस्तों आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये आपने पढ़ाया भी। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होता है सॉलिड के साथ, अब हम लोग वापस से सॉलिड के अलग अलग फैक्टर को देख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी दोस्तों, उनके बीच का पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करता है, बहुत तेजी से ऐसे ऐसे हिलने लगता है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो है हीट उसको ओवरकम कर लेता है, यानी कि हीट धीरे धीरे उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करता है, और वो सोचता है कि काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है उसके बीच में हम कुछ बांधे रख सकें। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये चीज़ लिखी हुई है कि पहले आपने जब सॉलिड में हीट दिया तो काइनेटिक एनर्जी उसकी अचानक से बढ़ गई, खूब बढ़ गई, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हो रहा है। जब वाइब्रेट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग मान लीजिए वाटर को एग्जाम्पल में ले रहे हैं, तो पहले वो बर्फ़ के रूप में था, काइनेटिक एनर्जी उसको खूब मिली, फिर वो गला। अब गलने के बाद क्या हुआ, वो लिक्विड स्टेज पे चेंज हो गया। ठीक है, लिक्विड स्टेट पे कैसे चेंज हो गया, इतना ज़्यादा आपने उसको जो है ना टेम्परेचर दे दिया कि वो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, उसके पार्टिकल्स मूव करते करते छूट गए मतलब कि फैल गए। ठीक है, उसके पार्टिकल्स एकदम बोले कि चलो हम तो फैल गए, लिक्विड हो गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि वो टेम्परेचर यानी कि वो तापमान
जिस तापमान पे आप बर्फ को या किसी भी प्रकार के सॉलिड को मेल्ट कर ले रहे हैं यानी गला ले रहे हैं और उसके बाद आपको पानी के रूप में मिल जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक उसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। गैस के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, वो ये है कि आप अगर गैस पर दाब डालते हैं, दबाव डालते हैं और टेम्परेचर अगर कम कर देते हैं तो गैस को आराम से लिक्विफाई फॉर्म में भरा जा सकता है, जो कि एलपीजी में किया जाता है। एलपीजी इसी का एग्जाम्पल है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सुना है? जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, प्लस हम लोग NaCl का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जो है ना आपका धुआं करना हो तो भी हम लोग ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑन प्रेशर। यहाँ पे लिखा है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है आप डायरेक्टली उसको गैस स्टेट में परिवर्तित कर सकते हैं प्रेशर लगा के। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दोस्तों हम लोग क्या कह सकते हैं, इन सारी बातों का क्या निचोड़ निकला है? इन सारी बातों का ये निचोड़ निकला है कि प्रेशर और टेम्परेचर, दाब और तापमान, ये लोग मिल जाएं अगर साथ में कहीं पे लग रहे हैं तो किसी का भी कोई भी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ये चाहे तो लिक्विड को गैस में परिवर्तित कर दें, गैस को सॉलिड में, फिर सॉलिड से वापस वो आपका लिक्विड में, तो कुछ भी हो सकता है। बस दो चीज़ें चाहिए हमें, टेम्परेचर और आपका जो है ना प्रेशर, दो चीज़ें। ठीक, इवापोरेशन पे आते हैं। मुझे आपको समझाना नहीं है वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण का मतलब हो गया कोई भी चीज़ उड़ जाए, गर्म होके उड़ जाए। ठीक है, उसके पार्टिकल्स जो है ना वो डिफरेंट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फेज में चले जाएं और उनके बीच का पूरा फोर्स टूट जाए। काइनेटिक एनर्जी जो बीच में पार्टिकल्स के लग रही थी वो एकदम टूट गई। ठीक है, और फिर क्या हो गया, वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा वाष्प आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप इसका किसी को ये जो है एग्जाम्पल देंगे या कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो बेसिकली ये है दोस्तों कि लिक्विड को वेपर में परिवर्तित होना, यानी द्रव्य को जो है आपके वाष्प के रूप में परिवर्तित होना या गैस के रूप में परिवर्तित होना, ये क्या कहलाता है, इवापोरेशन। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, सबसे बड़ी बात क्या क्या फैक्टर होता है? पहला, उनका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए तभी इवापोरेशन हो पाएगा। दूसरा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कहीं पे भी वाटर रखा है, आप उसको टेम्परेचर देंगे तभी वो चीज़ इवापोरेट होगी यानी कि वाष्पित होगी। ठीक है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आप आर्द्रता में कमी करिएगा। आपके आर्द्रता में कमी करने के साथ साथ क्या होगा कि वो एक जो है ना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में ही परिवर्तित होते हैं। यहाँ पे लिखा है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। नमी क्या होती है, कितना वाटर वेपर यानी कितने वाष्प वायु में मौजूद हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर। हमारे आसपास जो एयर है उसमें भी थोड़ा बहुत वाटर होता है। ठीक है, तो इवापोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? अगर मान लीजिए वाटर का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी हाई है, ठीक है, तब क्या होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन नहीं होगा। कैसे? जैसे कि आप बरसात के मौसम में कोई चीज़ देखिए वो नहीं जल्दी सूखती है, पानी गिरा दीजिए ज़मीन पे वो नहीं सूखेगा। ठीक है, ठंडी के मौसम में भी यही होता है, पानी गिरा रहेगा जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन गर्मी में पानी तुरंत सूखता है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर उसको एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया मिलने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, सूखा हमारा वो है एनवायरनमेंट है, उसमें कहीं पे भी हवा में भी पानी मिक्स नहीं है कि नमी हो, नहीं, जब वो बिल्कुल सूखा ड्राई एनवायरनमेंट है तो सुखा दे रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अब बोला गया दोस्तों कि सबसे बड़ी बात इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण का एक और आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि जितनी तेज़ हवा रहेगी उतनी तेज़ वाष्पीकरण होगा। कहने का मतलब आप कपड़े सुखाते हैं, गर्मी में जल्दी सूखता है, बरसात में देर से, ठंडी में और देर से। क्यों? गर्मी में तो जो हवा चल रही है उसमें कहीं पे भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ठंडी में भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो है जिस वजह से कपड़ा लेट से सूखता है, लेकिन इतना नहीं जितना गर्मी में होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बारिश की, तो बारिश में तो बहुत नमी रहती है, तो जाहिर सी बात है वो इवापोरेशन होने नहीं देगा, तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि कैसे किसी को पसीना हो जाता है उसके बाद हवा लगती है पंखे की, तो क्यों ठंडा लगता है? तो दोस्तों जैसे ही अगर
आप यहाँ पे लिखा है इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंड। किसी पदार्थ में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो साइड से क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ये एनर्जी एब्जॉर्बेशन जो है ना, इस वजह से उनको क्या करता है, कोल्ड बनाता है। ठीक दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फैक्ट बताई हैं जो थोड़ी बहुत, इसका आप एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।